नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सम्मुख अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। मित्रों, इसके पूर्व के वीडियो को पाने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसी में आपको इसके पूर्व पाठों के वीडियो मिल जाएंगे। तथा मित्रों, इसके आगे के वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिसके कारण हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपको आसानी से पहुंच सकें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे संपूर्ण बिंदुओं आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ 2 का शेष भाग। तो हमारा पाठ 2 था जनसांख्यिकी यानी भारतीय समाज। ये देखिए अध्याय जो था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, हमारा पाठ 2 था प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का कक्षा 12। तो इसके कुछ बिंदु मैंने अपने अपने अगले वीडियो में पढ़ा दिए थे और आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि क्या कारण है कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं, बताइए। एनसीईआरटी पैटर्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्या कारण है कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको पढ़ाया होगा माल्थस का जनसंख्यावादी सिद्धांत, वही है। तो यहाँ पर देखते हैं जनसांख्यिकी सिद्धांतों में माल्थस का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, यानी जो जनसांख्यिकी यानी अर्थात जनसंख्या की संरचना का सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन थे? माल्थस थे। तो इसमें यानी जनसांख्यिकी सिद्धांतों में माल्थस का जो नाम है प्रमुख रूप से लिया जाता है। माल्थस ने अपने ही दृष्टिकोण से जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी इन्होंने अपने ही दृष्टिकोण से जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में माल्थस ने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है, जनसंख्या जो है उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर से मनुष्य के भरण पोषण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के साधन बढ़ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी देश की या क्षेत्र की जनसंख्या उस क्रम में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस क्रम में उस देश के या उस क्षेत्र का जो भरण पोषण है तथा अन्य जो आवश्यक सुविधाएं या साधन बढ़ते हैं, उसी क्रम में उस देश की जनसंख्या भी बढ़ती रहती है। इसके लिए मनुष्य सदैव गरीब की स्थिति में रहता है, यानी इसलिए मनुष्य जो वहाँ का होता है वो सदैव गरीब की स्थिति में ही बना रहता है, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय क्रम में होती है और हमेशा जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो ज्यामितीय क्रम में होती है। तो बच्चों, अब हम इसके आगे आपको जो माल्थस का सिद्धांत था उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बता दें, क्योंकि माल्थस यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा जरूर है लेकिन हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो कि इस सिद्धांत में माल्थस ने प्रतिपादित किया था कि जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर में वहाँ का भरण पोषण और अन्य आवश्यक सुविधाएं बढ़ती हैं। लेकिन कैसे? तो इसके लिए माल्थस की एक पुस्तक थी बच्चों। माल्थस ने सन 1798 में, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लिखा नहीं मैंने लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूँ कि माल्थस ने सन 1798 ईस्वी में अपनी पुस्तक, यानी इनकी एक पुस्तक थी एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी थी? एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी माल्थस ने सन 1798 में अपनी पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, किंतु वहाँ का जो उत्पादन और अन्य सहायक सुविधाएं जो होती हैं वो गणितीय क्रम में बढ़ती हैं। तो अब ये मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए माल्थस का जो ज्यामितीय और गणितीय क्रम था वो होता क्या है। तो देखिए, किसी देश की जनसंख्या उन्होंने बताया था कि वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है और वहाँ का जो उत्पादन होता है वो गणितीय क्रम में बढ़ता है। यानी जो हमारा गणितीय क्रम होता है, यानी किसी देश की जो जनसंख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि अनेकों क्रम में बढ़ती हुई चली जाती है। ये हमारा होता है गणितीय क्रम। उसके
अनुरूप जो वहाँ की जनसंख्या होती है, यानी जो जैसे कह सकते हैं उत्पादन होता है वो घटती क्रम में बढ़ता है, यानी क्रम बढ़ता है। लेकिन जो हमारी जनसंख्या होती है वो ज्यामितीय या गुणोत्तर क्रम में बढ़ती है। ज्यामितीय क्रम क्या होता है कि जो एक वर्ष में होता है उसके दूसरे वर्ष वो 2 गुना और तीसरे वर्ष 3 मैंने अनेकों, उसका हर वर्ष 2 गुना होता चला जाता है। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी इसी क्रम में हर वर्ष उसमें गणितीय क्रम में ज्यामितीय क्रम में या गुणोत्तर क्रम में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस क्रम में यानी जो गणितीय क्रम होता है वो बहुत ही क्रमानुपात में होता है, तो इसलिए जो हमारा उत्पादन होता है बहुत धीरे बढ़ता है और जो हमारी जनसंख्या होती है वो बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा लोग जो होते हैं वो गरीब बने रहते हैं। अब देखिए इसके आगे बच्चों, मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा। इसलिए माल्थस का मानना था कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने हेतु मनुष्य की एक सीमित क्षमता होती है। यानी इसलिए माल्थस का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु मनुष्य के पास एक सीमित क्षमता होती है। तो इसलिए उसका विश्वास था कि अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं। देखिए इस महत्वपूर्ण बिंदु का मैं अपने तौर पे बता दे रहा हूँ कि व्यक्ति जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण निरंतर गरीब होता चला जाता है। इसलिए माल्थस का मानना था कि व्यक्ति के माध्यम से जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम रुकती है, किंतु यदि प्रकृति के ऊपर, यानी प्रकृति यदि या पृथ्वी आप मान सकते हैं, यदि अपने ऊपर अधिक भार का अनुभव करने लगती है तो वो उस जनसंख्या को कम करने के लिए, यानी कहने का तात्पर्य है, उदाहरण स्वरूप बता दें, जैसे एक बेंच पर 4 लोग बैठ सकते हो, एक बेंच ले लेते हैं, उस पर ये 4 लोग बैठने में सक्षम हो, ठीक है, ये 4 लोग आप बैठ सकते हैं, किंतु इसी बेंच पर यदि 4 की जगह आप लोगों को कह दिया जाए कि 10 लोगों को बैठना है, तो क्या होगा, ये बेंच टूट जाएगी, अधिक भार इसके ऊपर हो जाएगा और ये टूट जाएगी। तो इस क्रम में कहा गया कि यदि उसी पृथ्वी को हम ले लेते हैं, यदि पृथ्वी पर इसकी अनुकूलता से अधिक, यदि जो उसमें सहन करने की क्षमता है उससे अधिक जब जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास करने लगती है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर यानी दबाव पड़ने लगता है, और वह दबाव वह जब सहने में असमर्थ हो जाती है तो वह अपने माध्यम से भूकंप, ज्वालामुखी, तबाही, सुनामी इत्यादि, महामारी इत्यादि अनेकों माध्यम से वहाँ पर अकाल जैसी अनेकों बीमारियाँ या कह सकते हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्मित कर दी जाती हैं, जिससे वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि यानी उसके माध्यम से हजारों लोगों का विनाश हो जाता है या हजारों लोग मृत्यु के गोद में आ जाते हैं, और फिर वहाँ का जो भार होता है वो स्वतः ही अनुकूल हो जाता है। ठीक, तो प्रकृति अपने भार को कम करने के लिए ऐसे महाविनाशक घटनाएं इस पृथ्वी पर करती रहती है, जिससे वहाँ का जो संतुलन है वो बराबर बना रहे। अब समझ में आई बात? ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान से कई बार पढ़ लेना, ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। फिर अगला हमारा प्रश्न बच्चों क्या बनता है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा भी गया है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, यानी जो हमारे यहाँ वर्तमान विवाह की न्यूनतम आयु थी, तो वर्तमान में विवाह की लड़कियों की आयु सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी। पहले 18 और लड़कों की 21 वर्ष थी, किंतु बाद में लड़कियों की 21 वर्ष कर देनी चाहिए तथा लड़कों की यानी उससे बढ़ा करके लड़कों की 24 वर्ष कर देनी चाहिए, जिससे जनसंख्या वृद्धि रोकने में संभवतः कुछ न कुछ लाभ मिल सकता है। फिर लोगों के आत्मसंयम और परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना है, यानी जो व्यक्ति हैं उनको आत्मसंयम और परिवार नियोजन के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। फिर अगला क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारा बनता है, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का अधिकाधिक प्रचार करना चाहिए, यानी जो हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनका बहुत अधिक प्रचार करना चाहिए, तथा लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करके जागरूक करना चाहिए, यानी लोगों के बीच शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए, और लोगों को यथासंभव स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन कुछ ना कुछ उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लोगों के लिए और आपके चैप्टर के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको 1-2 बार अवश्य पढ़ें और याद करें। फिर आगे देखिए हमारा जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए तथा संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है।
तो देखिए ये है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत का बुनियादी तर्क क्या है सबसे पहले, फिर जनसंक्रमण यानी जो संक्रमण अवधि है उसका जनसंख्या विस्फोट से क्यों जुड़ाव है। तो देखते हैं हम इसमें, इसका उत्तर होता है जनसांख्यिकी संरचना, जो जनसंख्या है हमारी जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का बुनियादी तर्क यह है कि जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास के स्तरों से जुड़ी होती है। यानी जो जनसंख्या, अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो वहाँ के आर्थिक विकास के स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास के संबंधित जनसंख्या में वृद्धि का एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। यानी जो प्रत्येक समाज होता है वो समाज के विकास संबंधित जनसंख्या में वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। यानी जिस क्रम में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है उसी क्रम में वहाँ का जो आर्थिक विकास होता है वो भी होता चला जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी जहाँ वहाँ किसी देश की जनसंख्या और वहाँ का आर्थिक जो विकास होता है दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से 3 बुनियादी तर्क होते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि के जो मुख्य रूप से बुनियादी तर्क होते हैं वो 3 होते हैं। पहला, मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही बहुत उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर कम होती है। यानी मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही बहुत उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर कम होना। दूसरा है संक्रमणकालीन अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत उच्च होती है। और तीसरा है मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर का निम्न होना। ये 3 जो बुनियादी तर्क हैं वो हैं। अब देखिए संक्रमण अवधि क्या है, या आप कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है। तो संक्रमण अवधि में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। यानी जब जनसंख्या विस्फोट बहुत अधिक होता है तो वहाँ जनसंख्या का यानी वहाँ संक्रमण अवधि, उस काल में संक्रमण अवधि भी बढ़ जाती है। यानी जहाँ जिस कह सकते हैं आप कम शब्दों में कि संक्रमण अवधि क्या है, यानी जहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति अधिक होती है, यानी जनसंख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ उस काल को हम संक्रमण अवधि कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट का आशय क्या है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि का बहुत अधिक होना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का बहुत अधिक होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यह वह स्थिति है जिसमें रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य एवं बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के कारण मृत्यु दर कम होती है परंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं आती है। यानी जनसंख्या विस्फोट क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का बहुत अधिक होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और यह वह स्थिति होती है जिसमें रोग नियंत्रण एवं जन स्वास्थ्य एवं बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के कारण मृत्यु दर कम होती है परंतु जन्म दर में भी कोई कमी नहीं आती है। फिर अब अगला हमारा बच्चों प्रश्न बनता है कि जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये भी है एनसीईआरटी का आपके चैप्टर में। जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है। तो जनसांख्यिकी विश्लेषण के लिए जनसंख्या संरचना का व्यवस्थित अध्ययन अति आवश्यक होता है। यानी जनसांख्यिकी विश्लेषण अर्थात जनसंख्या के विश्लेषण के लिए जनसंख्या संरचना का व्यवस्थित अध्ययन अति आवश्यक होता है। आप कह सकते हैं किसी जनसंख्या के विश्लेषण के लिए या ज्ञान के लिए उस स्थान की जनसंख्या की संरचना का व्यवस्थित अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। जनसंख्या का मुख्य तत्व आयु संरचना होती है। जनसंख्या का मुख्य तत्व क्या होता है, आयु संरचना। तो जनसंख्या की आयु संरचना से अभिप्राय कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों के अनुपात से है। ठीक, जनसंख्या की आयु संरचना से अभिप्राय कुल जनसंख्या यानी किसी देश की जो कुल जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में से विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात से, यानी सभी आयु के व्यक्ति, एक जनसंख्या में सभी आयु के व्यक्ति आते हैं। जैसे कोई जनसंख्या हम ले लेते हैं किसी क्षेत्र की, तो इसमें विभिन्न प्रकार की आयु के लोग निवास करते हैं। कुल आयु यानी कुछ जन्म से 5 वर्ष के होते हैं, कुछ 5 से 15 वर्ष, कुछ 15 से 35 वर्ष, कुछ 35 से यानी आप कह सकते हैं 35 से 60 वर्ष। तो इस पर संपूर्ण आयु के व्यक्ति उस क्षेत्र में निवास करते हैं, इसे वर्ग आयु हम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों
के अनुपात से है। आयु संरचना विकास के स्तरों में व्यक्तियों के आयु संरचना विकास के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। आर्थिक विकास और समृद्धि की आयु संरचना से घनिष्ठ संबंध है। अब विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता है, यानी विकास के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार होता है। फिर जिसके परिणाम स्वरूप आयु की संभाविता बढ़ जाती है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप आयु की संभाविता बढ़ जाती है। वर्तमान भारत में जनसंख्या सर्वाधिक जवान लोगों की है, यानी जो हमारा वर्तमान भारत है उसमें जनसंख्या सर्वाधिक किन व्यक्तियों की है? जवान लोगों की है। अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है। यहाँ की औसत आयु भी अन्य देशों की तुलना में कम है। देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले लोगों, कह सकते हैं आप, दोबारा देख लीजिए, देश की संपूर्ण जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में कम है। देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले यानी व्यक्तियों का हिस्सा 35%, यानी जो देश की संपूर्ण जनसंख्या है उसमें 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का हिस्सा कितना है? 35% है। तथा 15 से 60 वर्ष की आयु वाले लोगों का हिस्सा 59% है। यह आयु वर्ग उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक विकास तथा समृद्धि की संभावना अधिक होती है। तो यह है जनसांख्यिकी की आयु संरचना का क्या अर्थ है। यानी आयु संरचना का अर्थ होता है कि प्रत्येक जनसंख्या को क्रम उनकी आयु के अनुसार उनका अध्ययन करना ही जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। समझ गए। अब हमारा एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रश्न और ही भी है। देखिए, आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है? आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है? तो देखते हैं, आप्रवास किसे कहते हैं? आप्रवास का अर्थ अन्य देशों या समाजों से व्यक्तियों का आकर हमारे समाज या देश में बस जाना ही आप्रवास कहलाता है। यानी कह सकते हैं आप, आप्रवास क्या होता है कि अन्य देशों या समाजों के व्यक्तियों का आकर हमारे समाज या देश में आकर बस जाना ही आप्रवास कहलाता है। इसके विपरीत उत्प्रवास क्या होता है? तो इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा हो जाता है कि उत्प्रवास के अंतर्गत हमारे देश या समाज के व्यक्ति अन्य समाज या देशों में जाकर बस जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास। तो बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, और इसके आगे इसी पार्ट का यानी पार्ट 3 जब हम बनाएंगे उसको पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा भेजे जाने वाले समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तथा वीडियो के देखने के बाद कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।